गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर 10th क्लास का लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसके बस प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे और सीरीज पैरेलल पे एंड रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ डायमीटर 0.02 mm, length 2 meter and resistivity 6.28 into 10⁻⁻8 ohm meter is connected to a source to draw current of 5 ampere. Calculate the potential difference and the heat generated in 10 सेकेंड। एक वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है। हमको वो कितने वोल्ट की पोटेंशियल से लगा हुआ वो हमको फाइंड करना, उसकी करंट भी हमको गिवन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको करंट दे रखी है और जो कंडक्टर के डायमेंशन वगैरह सारा कुछ पता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, V = IR से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और वहीं से हमारी हीट भी निकल जाएगी क्योंकि टाइम दे रखा है। क्लियर है? चलिए, डायमीटर दे रखा था 0.02 mm। सो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, रेडियस = डायमीटर बाय 2, तो 0.01 mm क्या आ गया? रेडियस आ गया। ठीक है, इसको मीटर के अंदर हम क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ दे रखा है 2 मीटर का, रेजिस्टिविटी गिवन है 6.28 × 10⁻⁸ ओम मीटर। हमको वोल्टेज और हीट फाइंड करनी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमको, R = ρL/A। तो यहां पर हमको A फाइंड करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली पहले A फाइंड कर लेते हैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, यहाँ पर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है हमेशा, क्योंकि कंडक्टर कोई भी होता है सिलेंड्रिकली होता है, तो आपके लिए तो πr² रहेगा। 10th क्लास के लिए कोई अदर नहीं देंगे आपको। A = πr², एरिया पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 0.1 mm का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 mm × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 mm = 10⁻³ मीटर। सो इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 3.14 × 10⁻10 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस होता है ρL/A। रो की वैल्यू पुट करते हैं 6.28 × 10⁻8 इंटू लेंथ 2 मीटर डिवाइड बाय एरिया जो भी निकाला 3.14 × 10⁻10। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में R आ जाएगा 400 ओम। ठीक है, क्लियर? अब R आ गया और करंट पहले से गिवन है हमारे पास में, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगा? V = IR ओम्स लॉ से। VI दे रखा है 5 एम्पीयर का, R है 400। सो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 2000 वोल्ट का हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? अब हीट फाइंड करनी है। हीट के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। H = VIT, H = V²/RT एंड I²RT, जूल्स लॉ वाला। हम कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सारी क्वांटिटी यहाँ पर हमको गिवन है। सो हम डायरेक्टली VIT वाला यूज कर लेते हैं। वोल्टेज दे रखा है 2000, करंट आया है 5 एंड टाइम दे रखा है 10 सेकंड का। सेकंड में इसलिए R में कन्वर्ट नहीं करना है। H को डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 10⁵ जूल आंसर। क्लियर? अब एक एनर्जी बिल कैलकुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो घर के अंदर हम एनर्जी बिल कैसे फाइंड करते हैं और कैसे वो बिल आता है एनर्जी का, उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा मेथड देख लें आप। इन अ हाउस 2 फैंस ईच रेटेड 50 वोट, 5 LEDs ईच रेटेड 10 वोट एंड 1 TV रेटेड एज 250 वोट ऑपरेटेड फॉर 10 hours पर डे फॉर अ मंथ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन इफ रेट ऑफ कंजप्शन इज 10 रुपीज पर यूनिट। मतलब कि घर के अंदर 2 फैंस लगे हैं जिनकी रेटिंग 50 वोट की है, 5 LEDs लगे हैं जिनकी रेटिंग 10 वोल्ट की है और एक टीवी लगा है जिसकी रेटिंग ये है 250। अब ये सारे 10 घंटे के लिए पर दिन चलते हैं, तो हमको फाइंड करना है कि भाई एनर्जी बिल एक मंथ के एंड में क्या आएगा। और हमारे को रेट ऑफ कंजप्शन दे रखा है, मतलब पर यूनिट। एक यूनिट कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। अपने पहले फाइंड किया है, उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, किलोवाट आवर के अंदर अपन निकाल लेंगे उसकी आंसर। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता है लेकिन आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। पहले पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पावर कैसे निकालते हैं, फिर टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, उससे बिल हमारा आ जाएगा। टोटल पावर की बात करूं तो पहले हम इंडिविजुअल अप्लायंसेस के लिए निकाल लेते हैं। टोटल पावर फॉर फैंस क्या होगा भाई? 2 फैन है और एक की रेटिंग क्या है? 50 वोट, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी? 2 × 50 100 वोट। क्लियर? टोटल पावर फॉर LED क्या हो जाएगी? 5 LEDs है और ईच रेटेड है 10 वोट,
तो 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50 वॉट। तो टोटल पावर एलईडी की कितनी आ गई 50 वॉट। उसी तरह से टीवी की पावर तो एक ही दे रखा है 250 वॉट का हो गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में एक दिन का घर का जो अप्लायंसेस ऑपरेट हो रहे हैं उनकी पावर आ जाएगी। टोटल पावर हमारे पास में आ गई 400 वॉट। अब 400 वॉट को हम अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, मतलब 400 को आपको इस तरह से 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.4 किलोवाट हमारा किलोवाट के अंदर आ जाएगा। किलोवाट के अंदर क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है किलोवाट आर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर होता है ना, सही। तो अगर हम किलोवाट के अंदर निकालेंगे तो डायरेक्ट फिर लास्ट के अंदर रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल पावर आ गई। अब एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, टाइम निकालना है। अब अगर ईच डे 10 आवर्स ऑपरेट हो रहा है तो 30 डेज के कितने आवर हो गए, 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 300 आवर्स। 300 आवर का हमारे पास में टाइम आ गया। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर 0.4 किलोवाट और टाइम है 300 आवर्स। सो ई विल बी 120 किलोवाट आवर। अब ये 120 किलोवाट आवर लिखो या 120 यूनिट लिखो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो एक यूनिट का बिल कितना दे रखा है 10 रुपीज का, तो 120 यूनिट का बिल कितना आ जाएगा 1200 रुपीज। इसी तरह से हमारे घर के अंदर एनर्जी कंजप्शन बिल का बिल आता है घर के अंदर, और इसी तरह से एनर्जी कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम कुछ सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन करते हैं ताकि एक बार आपको क्लियरिटी हो जाए। क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस मुझे बताने थे आपको, इसलिए उनको कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट वगैरह क्वेश्चन कैसे आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम डायरेक्ट ही मेथड से फाइंड करेंगे, कोई ज्यादा लंबा मेथड लिखने का नहीं रखेंगे। सिर्फ हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से लिखना हम अपने आप सीख लेंगे। सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, 12 वोल्ट 12 ओम के 2 पैरेलल में लगे हैं, आगे एक लगा है इस तरह से, और इस तरह से 3 लगे हैं। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। बैटरी को भी आप नेग्लेक्ट करें क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है, करंट के बारे में बात नहीं की है, मैंने सिर्फ सर्किट ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना शुरू करते हैं। अब देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जो आपको पैरेलल में दिख रहा है ये तीनों इंडिविजुअल है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में है ना, डायरेक्ट इनका इनके साथ नहीं ले लेना, पहले इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे, इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे, फिर जो तीनों आएंगे वो तीनों सीरीज में होंगे, उनको फिर सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट 12 ओम की बात करें तो 12 ओम दोनों अगर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो कितना हो जाएगा 1/r 12 प्लस 1/r2 12। सो r1 इज इक्वल टू, r1 मतलब कि मैंने इसके इक्विवेलेंट को r1 माना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बेसिक चीज है, ठीक है। आपको और सिंपल तरीके से पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, r/n, r कितना है 12 और n कितना है 2 रेजिस्टेंसेस है, तो r/n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा, ये सर्किट सारे आपको ड्रॉ करने हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे क्वेश्चन को टैकल किया है। 6 ओम का ये रेजिस्टेंस आ गया, 4 ओम का पहला ऐसे कैसे पढ़ा है, और इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, ऐसे कैसे लिखा है ताकि स्टेप एक बढ़े और आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं ये तीनों पैरेलल में लगे, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले आप एक स्टेप ये भी कर सकते हो अगर चाहो तो, 4 ये 6 और 4 आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड करके आप 10 भी कर सकते हो, वो लास्ट में करें तो भी चलेगा। सो ये तीनों 12 ओम के जो है वो पैरेलल में लगे, 3 पैरेलल 12 ओम के रेजिस्टेंस का क्या होगा 12/3 डायरेक्ट कर सकते हैं। सो 12/3 करेंगे मतलब 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 करो तो भी चलेगा, और डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आर आपके पास कितना आएगा 4 ओम। 4 ओम का मतलब कि इसको मैंने R2 माना है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 4 ओम इन 3 12 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, सो 4 ओम का R2 आ गया। अब ये नेक्स्ट सर्किट कैसे बना, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर आ गए। अब तीनों सीरीज के अंदर दिख रहे हैं तो तीनों को सीरीज में तो कैसे डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 6 + 4 + 4 इज इक्वल टू 14 ओम सॉरी, तो 14 ओम का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और हमारा नेट सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहने का मतलब ये होता है कि इतने सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के आप एक ओनली 14 ओम का रेजिस्टेंस यूज में लोगे ना, तो भी ये सर्किट वही करंट देगा और उसी तरह काम करेगा जिस तरह से ये सर्किट कर रहा है। बात समझ में आई, यही मतलब होता है इक्विवेलेंट निकालने का कि भाई इन सबको हटा के किस एक को क्या रिप्लेस करे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे आप खुद भी अपने सेल्फ से बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस करें और डाउट हो तो आप लोग पूछें। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हो, लिमिटलेस क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कुछ कॉम्बिनेशंस, 5 ओम 5 ओम 10 ओम 10 ओम 2.5 लिखा है, कुछ भी रैंडम आप ले सकते हैं रेजिस्टेंसेस और उनको सॉल्व करते जाए। अब देखिए कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं करना। क्यों यहां से स्टार्ट नहीं करना है? क्योंकि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो इस 2.5 के साथ ना तो सीरीज में ना पैरेलल में है, समझ रहे हो। तो हमको पीछे से स्टार्ट करना है ताकि जहां से सर्किट का एक एंड होता है ना वहां से स्टार्ट करें, ताकि आप धीरे धीरे उस सर्किट को रिड्यूस करते हुए फाइनल आंसर पे आ जाए। सो देखिए अगर मैं बात करूं यहां से कुछ करंट आएगी, करंट डिवाइड होते होते यहां कुछ जाएगी। अब इस 5 वाले ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जाएगी वो इस 5 के अंदर सेम जाएगी, अलग जाएगी, सेम जाएगी। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही पाथ में है कि नहीं, इट मीन्स कि ये किसमें, सीरीज में। क्लियर। सो 5 ओम और 5 ओम सीरीज में होंगे तो इन दोनों को हटा के एक 10 ओम का लिख सकते हैं, 5 + 5। वही किया यहाँ पर, R1 = 5 + 5, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है कि 10। सो इसको एक वायर हटा के हम इसको 10 ओम का एक लिख सकते हैं। बात समझ आई आपको। अब ये बाकी तीनों ऐसे कैसे पड़े थे, पूरे सर्किट को ऐसे कैसे ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखिए ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे डिफाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज अगर 2 फिक्स टर्मिनल के बीच में लगे हैं, देखते हैं। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूं, टर्मिनल को ए मान लेता हूं, इस पूरे टर्मिनल को, इस पूरे वायर को, और इस टर्मिनल को मैं मान लेता हूं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये ए पूरा टर्मिनल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टर्मिनल कितना ए, क्योंकि वायर है, वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वो कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस पूरे का पोटेंशियल कितना आ गया, ए आ गया, मान लेते हैं। ये पूरा टर्मिनल का पोटेंशियल कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला 10 भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये वाला 10 भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। इट मींस कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। लेकिन आप इधर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट तो 2.5 का ए पर है और दूसरा टर्मिनल कहां पर है, ये दूसरे वाले ए पर है। सॉरी, मैं ए डैश मान लेता हूं इसको और बी डैश मान लेते हैं। ए डैश अपन यहाँ मान रखा है। सो ए और ए डैश के बीच में, समझे कि नहीं। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, पैरेलल में आइडेंटिफाई हो गए। तो तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R2 मैंने इसके इक्विवेलेंट को माना है, 1/10 + 1/10 + 1/10। सो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/3। क्लियर है। मतलब इन तीनों को हटा के आप एक 10/3 का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो ये तीनों का काम कर जाएगा। अब 5/2 इसको लिख लिया मैंने, और ये 10/3 का रेजिस्टेंस इन तीनों को हटा के एक लगा लिया, ठीक है। अब देखिए अब यहां से करंट आएगा तो 5/2 और 10/3 दोनों में इक्वल करंट जाएगा, सेम या अलग अलग, सेम करंट जाएगा। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। तो ये दोनों सीरीज में सिंपल सा ऐड करते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 5/2 + 10/3 को ऐड करेंगे। एलसीएम लेना अभी तक आप लोगों ने अच्छी तरह सीख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। सो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करें एलसीएम की अच्छी तरह से। तो 35/6 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5/2 + 10/3। आप आगे इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। 35/6। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं, ऑब्वियस बात है पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि उनका एक टर्मिनल ए के ऊपर है दोनों का, एक टर्मिनल दूसरा बी के ऊपर है। आइडेंटिफाई हो गए। सो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, 1/this + 1/this = 1 इक्विवेलेंट। सो 1/R4 को मैंने इक्विवेलेंट मान लिया, तो R4 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/35/6। सॉल्व करेंगे 35/13 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी एनटीएससी वगैरह की बुक में भी आपको मिल जाएगा, किसी अदर टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको, और एनसीईआरटी की बुक में तो कुछ दे ही रखे। चले आगे। सो लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बात करता है शॉर्ट सर्किट की। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ही आता है और आप बिल्कुल गलती करोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले हमको सीरीज पैरेलल आना चाहिए था, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर उसकी बात की। अब ध्यान से समझिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। पहले तो आपको ये समझा देता हूं कि इंसुलेशन खराब होने की वजह से जो वायर घर में पास होते हैं उनके इंसुलेशन खराब होने की वजह से न्यूट्रल वायर और फेज वायर दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, और करंट को एक शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। तो करंट को जितना शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है, करंट हमेशा वहां से जाती है, ठीक है ना। और बाकी अप्लायंसेस में करंट जानी चाहिए थी, वहां से नहीं जाएगी, उसको कोई शॉर्ट पाथ मिला वहां से निकल जाएगी। तो अगर सारी करंट वहां से जाएगी तो वहां पर आपको मतलब आपको एक स्पार्क टाइप दिखेगा, या वहां कुछ आपको फ्लेम वगैरह, अगर फ्लेमेबल कुछ रखा हुआ है तो फ्लेम वगैरह हो जाएगी, समझे। अब देखिए ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन दे रखा है, सर्किट बना रखा है 5 ओम 5 ओम और एक सिंपल सा वायर, मतलब शॉर्ट सर्किट वायर आपको इस तरह से लगा रखा है 5 ओम, और बाकी ये कॉम्बिनेशन इस तरह से दे रखा है। अब आप रैंडमली अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, 5 5 ये दोनों पैरेलल में, इसको तो आप कुछ मानोगे ही नहीं।
5 को पहले सॉल्व किया कितना आया 5/2 और फिर आगे आप सॉल्व करते जाओगे, पूरी तरह से गलत है। जब यहां से करंट आएगी तो आप ध्यान से देखिए, करंट को 3 रास्ते दिख रहे हैं। वो करंट ना तो इस पे जाएगी ना इस पे जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझिए भाई कोई आप रोड पे जा रहे हैं, आप घर से स्कूल की ओर जा रहे हैं और 2-3 तरह के आपके पास में रास्ते हैं। एक रास्ते के ऊपर अलग अलग तरह के हर्डल रखे हुए, एक रास्ते के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, एक रास्ते के ऊपर कुछ और है, और बाकी एक रास्ता छोटा सा आपको दिख रहा है, प्लेन रास्ता दिख रहा है आपको। तो आप ऑब्वियस सी बात है, हम कहां से जाना प्रीफर करेंगे? उस प्लेन वाले रास्ते से। बिल्कुल हमारी तरह करंट भी समझदार होती है, वो भी क्या करती है, उसको शॉर्टेस्ट पास मिलता है वहां से चली जाती है। अब करंट को जाना चाहिए था इन तीनों अप्लायंसेस के थ्रू, लेकिन उसको दिख रहा है भाई यहां से जाऊंगा तो भी लोड मिल रहा है इसको इसके पाथ को अपोज कर रहा है ये रेजिस्टेंस, और यहां भी करंट भी ये भी अपोज कर रहा है। तो ये वायर जो है ये शॉर्ट सर्किट का वायर इसको अपोज नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट यहां से निकल जाती है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? पहले अपन ने बात की, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। तो आप देखो निकालोगे कैसे? आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन तीनों का, कैसे निकालोगे? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/0। भाई इसका 0 रेजिस्टेंस होता है ना, तो 1/0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 0। 5 × 5 × 0 करोगे तो 0 आएगा, तो तीनों का एलसीएम आ गया 0। ऊपर कुछ भी हो 0 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा? समथिंग कुछ भी आ जाए, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम, इसको 0 से डिवाइड किया, 0 0 × 1 0। इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगा? आर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर चीज है? तो रेजिस्टेंस यहां से हमारा 1/0 आ जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा? 0। यहां से 1/r आ जाएगा, तो 0 आर क्या आ जाएगा? 0। तो आर हमारा यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0। मतलब यहां से पूरी करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस होगी वो एक तरह से आप बोलते हैं कि इनका सर्किट में कोई काम नहीं है, ये लगा दिए गए लेकिन इनका यूज सर्किट में नहीं आ रहा, आप इनको हटा सकते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर ऐड नहीं होंगे, बिल्कुल नोट करिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर ऐड नहीं होंगे। फिर करंट आगे जाएगी। अब यहां पे करंट आएगी तो उसको 2 रास्ते दिख रहे जाने के लिए, ठीक है ना? वो दोनों पे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको कोई शॉर्ट सर्किट पाथ नहीं दिख रहा, तो इन सभी को हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब वही नॉर्मली जैसे सॉल्व किया है पहले वैसे कर लेते हैं। 10 और 10 का पैरेलल के अंदर, 10 और 10 का पैरेलल क्या होता है? 10/1/10 प्लस 1/10 5 आ जाएगा। 5 + 5 किस में आ जाएगा? सीरीज में। तो 5 + 5 10, और फिर 10 और 10 फिर से पैरेलल के अंदर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5। सॉल्व करते हैं। पहले इसका निकाला इक्विवेलेंट, 1/R1 = 1/10 + 1/10। सॉल्व करेंगे, R1 कितना आ गया? 5, तो इसकी जगह कितना आ गया? 5। ठीक है, ये तो पूरा सर्किट हट गया, 5 ये आ गया। ये दोनों 5 और 5 सीरीज के अंदर है, कहने की बात नहीं, एक ही करंट एक ही वायर में जा रहा है। 5 + 5 = 10, और ये 10 और ये 10 क्या आ जाएगा? पैरेलल के अंदर। सो पैरेलल के अंदर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फाइनल सर्किट हमारा ये बनेगा। इसमें ध्यान देने की बात शॉर्ट सर्किट की थी, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन करवाया। किसी भी तरह का इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट जहां पे भी हो बिल्कुल उसका ध्यान रखें। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल के अंदर जितने भी करंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, वो सारे एक तरह से बिल्कुल यूजलेस होते हैं, उनका कोई यूज सर्किट के अंदर नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो करंट को वहां से करंट फ्लो नहीं होती है, शॉर्ट पाथ से करंट निकल जाती है। क्लियर चीज है? चलिए, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप लोग एनटीएससी की बुक वगैरह से या एनसीईआरटी की बुक वगैरह से सॉल्व करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।